हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। यहाँ पे चैप्टर 10 है क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का। हालांकि ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में भी पूछा जाता है। केंचुए की संरचनाएं कृषि में महत्व। तो यहाँ पे इसका वैज्ञानिक नाम देख लीजिए, फेरेटिमा पोस्टुमा होता है। और ये आपका दृश्य दिखाई दे रहा है आपको, पृष्ठ दृश्य और अदर दृश्य है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें खंडी भवन आपको देखने को मिलेगा। जो छोटे छोटे से खंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? खंडी भवन। और इसका शरीर है वो बटा रहता है आपके 100 से 120 खंडों में बटा रहता है। इसमें सिर का भाग पाया जाता है और जो पहला मुख होता है उस मुख के आगे एक खंड लटका रहता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये खंडनुमा आकृति, ये जो दिखाई दे रही है, इसे आप बोलते हैं प्रोस्टोमियम। ठीक है। और जिसमें पहला खंड जिसमें मुख गिरा रहता है उसे बोलते हैं पेरिस्टोमियम। ठीक है। तो पहला खंड कहलाता है परितुंड और इसके बाहर की तरफ एक मांसल प्रवर्ध लटका रहता है, इसे आप बोलते हैं प्रोस्टोमियम। ठीक है। ओके। इसके बाद में देखिए, इसका शरीर 100 से 120 खंडों में बटा रहता है। और ये हो गया हमारे शरीर के अंतिम खंड पर आपके क्या होता है? मल द्वार या फिर रेक्टम होता है, इसलिए इसे गुदा खंड भी कहते हैं। वयस्क केंचुए में 14वें, 15वें और 16वें खंड एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक मोटी पट्टी बनाते हैं, जिसे क्लाइटेलियम कहते हैं। और क्लाइटेलियम में विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो विशेष प्रकार का रस पैदा करती हैं और इसी से अंडों की रक्षा के लिए कोकून बनते हैं। ठीक है। तो 14वें, 15वें और 16वें खंड पे क्या पाई जाएगी? केंचुए में क्लाइटेलियम पाई जाएगी, जिसके द्वारा रस स्रावित किया जाता है। साथ में कोकून का निर्माण किया जाता है, जिसमें आपके अंडे सुरक्षित रहते हैं। किसके? केंचुए के। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि 5वें, 6वें, 5 से लेकर 9वें खंड तक इनके, जैसे 5वें से 6वें, 6वें से 7वें, 7वें से 8वें, 8वें से 9वें खंड के बीच वाले स्थान पे क्या होते हैं? शुक्रधानी रंध्र होते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा जाए तो 14वें खंड में एक छोटा सा मादा जनन छिद्र होता है और 18वें खंड के अदर पार्ट्स में नर जनन छिद्रों का एक जोड़ा होता है। अगर आपसे पूछा जाए मादा जनन छिद्र कहाँ होता है, तो 14वें खंड में। नर जनन छिद्र कहाँ मिलेगा आपको? 18वें खंड में मिलता है। जबकि शुक्राणुधानी आपको मिलेंगी 5 से लेकर 9वें खंड के बीच वाले से। जैसे मान लीजिए ये आपका 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। ठीक है। तो इन दोनों के यहाँ के बीच वाले स्थानों पे, तो यहाँ पे मिलेगी, बीच वाले स्थानों पे क्या मिलेगी? आपके शुक्रधानी रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है। शरीर के प्रथम, अंतिम और क्लाइटेलियम खंडों को छोड़कर समस्त खंडों में एस आकार के सूक पाए जाते हैं, जो प्रत्येक खंड के मध्य में स्थित उपकला गर्त में धसे रहते हैं। शुक्र कैसे होते हैं? छोटे बाल के समान संरचना होती है, जिनकी जो फैला सिकुड़ सकते हैं। साथ में इनका काम होता है गति करवाना। इसका काम क्या होता है? गति करवाना। ठीक है। ये देखिए, आप मादा जनन छिद्र दिखाई दे रहा है आपको, ये नर जनन छिद्र दिखाई दे रहा है। ये आपका पहला खंड है और ये क्लाइटेलियम है। 14वें, 15वें और 16वें खंड में क्या पाई जाती है? क्लाइटेलियम। और यहाँ से कोकून का निर्माण किया जाएगा, जिसमें अंडों का सुरक्षा की जाएगी। जेनिटल पेपिला के अंतर्गत 2 जोड़ी बिंब रूपी उभार होते हैं, जिसमें एक जोड़ी पेपिला 17वें और दूसरा जोड़ी 19वें खंड में अधर सतह पर होता है। प्रत्येक पेपिले के शिखर पर प्याले के समान एक छिछला एवं चिपचिपा गर्त होता है, जो मैथुन के समय चूसक का कार्य करता है। ये थोड़ा सा एक हमने बाह्य संरचना देख लिया, अब इसकी आंतरिक संरचना देखते हैं। तो आंतरिक संरचना में देखिए, श्वसन तंत्र है। केंचुए में श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है, उसमें उसकी त्वचा के द्वारा श्वसन किया जाएगा। नम त्वचा पाई जाती है, तो त्वचा के द्वारा श्वसन किया जाता है। ठीक है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, यानी कि रक्त को वाहिकाओं के द्वारा, रक्त वाहिकाओं से होकर बहता है और इसमें आरबीसी का अभाव होता है। तो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुले रहने के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हृदय 4 जोड़ी पेशी होता है, स्पंदनशील और कपाटयुक्त होता है, जो 7वें, 9वें और 12वें और 13वें खंड में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो इसके उत्सर्जन में नेफ्रिडियल सिस्टम पाया जाता है, नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। जैसे हम में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, उत्सर्जन तंत्र की एक इकाई, तो यहाँ पे नेफ्रिडिया पाए जाएंगे और ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक नेफ्रिडियन तंत्र का निर्माण करते हैं।
शरीर के प्रथम 3 खंडों को छोड़कर शेष सभी खंडों में प्रत्येक खंड के भाग में नेफ्रिडिया के सभी भाग स्थित होते हैं। नेफ्रिडिया उत्सर्जित करने वाले सूक्ष्म नलिकाओं का समूह होता है, जिसमें सीधी पाली और कुंडलित पाली प्रकार की नलिकाएं होती हैं। जैसे हमें होती हैं पीसीटी और डीसीटी, उसी तरह से यहाँ पे भी होते हैं। जैसे हमारी पीसीटी होती है वो बहुत ज़्यादा कुंडलित होती है, इसलिए उसमें अवशोषण होता है खनिज लवणों का। 70 से 80% खनिज लवण यहाँ अवशोषण होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो कुंडलित पाली होगी उसमें खनिज लवणों का अवशोषण किया जाएगा उत्सर्जन करने के टाइम पे। कार्य के आधार पर नेफ्रिडिया 2 भाग में बांट सकते हैं हम। एक होते हैं बहिर्मुखी, एक होते हैं अंतर्मुखी। ठीक है, बहिर्मुखी नेफ्रिडिया जो सीधे शरीर के बाहरी भागों में खुलकर उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सोनेफ्रिक। और जो सीधे आहार नाल में खुलते हैं, आहार नाल में उत्सर्जित करते हैं पदार्थों को, साथ में ही जल की मात्रा का अवशोषण होने से केंचुआ अपने शरीर की नमी को बनाए रखता है। तो जो अंदर करें आहार नाल में उत्सर्जन ताकि वहां पे जल का अवशोषण हो पाए, वो अंतर्मुखी होता है। जबकि शरीर के बाहरी भागों में उत्सर्जन करेंगे तो उसे बहिर्मुखी नेफ्रिडिया कहते हैं। तंत्र का तंत्र बात करें तो यहाँ पे विकसित पाया जाएगा। और यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, इसमें केंद्रीय मिलता है, पर्दीय तंत्र का तंत्र मिलता है और अनुकंपी तंत्र का तंत्र देखने को मिलता है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र में आपके नर्व रिंग पाई जाएगी और नर्व कोड पाई जाती है, नर्व रिंग पाई जाती है और नर्व कोड पाई जाती है। जबकि पर्दीय तंत्र का तंत्र में आपके संवेदु और चालक तंत्र का तंतु पाए जाते हैं। पर्दी में कौन पाया जाएगा, संवेदी और प्रेरक तंत्र का तंतु, दोनों प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। संवेदी का काम होता है संवेदनाओं को ग्रहण करना, ठीक है, उसका प्रोसेस किया जाएगा तंत्र आपके केंद्रीय तंत्र का तंत्र में। उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन पहुंचानी होगी वो पहुंचाई जाएगी मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा, प्रेरक तंत्र का तंतुओं के द्वारा। अब आ जाता है अगला अनुकंपी तंत्र का तंत्र। यह तंत्र का तंत्र जालिका के रूप में होता है जो मांसपेशियों के अंदर व आहार नाल तक फैला होता है। जनन तंत्र की बात करें तो जनन तंत्र केंचुआ कैसा होता है, द्विलिंगी होता है, यानी कि इसमें नर पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी इसी में देखने को मिलता है। इसीलिए इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। और केंचुए में देखी जाती है पुंपूर्वता, प्रोटेंड्रस कंडीशन देखी जाती है, यानी कि जो नर वाला भाग होता है वो मादा वाले भाग से पहले परिपक्व हो जाता है। जैसे हमने उसमें देखा था आपके एंजियोस्पर्म प्लांट में देखते हैं, जैसे उसमें क्या होता है, कई बार पुंकेसर पहले हो जाता है, कई बार जायंग पहले हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपके प्रोटेंड्रस कंडीशन पाई जाएगी। नर जननांगों के अंतर्गत वृषण है, वृषण को शुक्राशय, प्रोस्टेट, साय ग्रंथियां पाई जाती हैं। मादा जननांगों के अंतर्गत अंडाशय, अंडकीप, अंडवाहिनियां, मादा जनन छिद्र एवं शुक्रगायिका पाई जाती है। ओके, अब देखिए केंचुए में क्या होता है, मैथुन क्रिया देखें हम, निषेचन कैसे होगा, तो भूमि के अंदर अथवा वर्षा ऋतु की तो गाइस केंचुए में जो कैसे होती है रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, वर्षा ऋतु की नम और शांत रात्रि में देखने को मिलता है। 1 घंटे के लगभग ये प्रक्रिया होती है, जिसमें 2 केंचुए अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। इस प्रकार से दोनों केंचुओं के नर जनन छिद्र एक दूसरे की शुक्रग्राहिका छिद्रों के सामने आ जाते हैं। तत्पश्चात नर जनन छिद्र उभर कर पेपिला के समान होने के पश्चात शुक्र द्रव तथा प्रोस्टेट द्रव का आदान प्रदान हो जाता है और साथ में इसे शुक्रग्राहिकाओं में संग्रहित कर लिया जाता है। सॉरी, निषेचन के टाइम पे दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में अटैच होते हैं ताकि उनकी शुक्रग्राहिकाएं हैं संपर्क में आ पाए। साथ में सेमिनल जो फ्लूइड होता है, शुक्राशय द्रव और प्रोस्टेट द्रव, वो शुक्रधानियों में संग्रहित कर लिया जाता है। और कोकून का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, क्लाइटेलियम द्वारा होता है। तो क्लाइटेलियम कौन से स्थान पर पाया जाता है, 14वें, 15वें और 16वें खंड में पाया जाता है। और कोकून में ही निषेचन क्रिया संपन्न होने के कारण केंचुए का निषेचन कैसा होता है, बाह्य प्रकार का होता है। ध्यान रखना, बाह्य प्रकार का निषेचन होता है क्योंकि कोकून जो संरचना है वो शरीर से बाहर होती है। एक कोकून से एक ही केंचुए का निर्माण होता है। केंचुआ कोकून का निर्माण तब तक करता रहता है जब तक कि शुक्रग्राहिका से शुक्राणु समाप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक निषेचन होता रहेगा जब तक शुक्राणु धानी में आपके शुक्राणु और पड़े रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं पाचन तंत्र पे। तो पाचन तंत्र के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है डायग्राम। देखिए
ये डायग्राम आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको मुख दिखाई देगा, मुख के बाद में मुख गुहा, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका, और ये आपको दिखाई दे रही है पेशड़ी। पेशड़ी में क्या किया जाता है, आप जो केंचुआ मिट्टी खाता है उसमें जो कंकड़ पत्थर आते हैं उन्हें तोड़ने का काम पेशड़ी के द्वारा किया जाएगा। फिर अमाशय आ जाएगा, फिर आपके आ जाएगा आंतीय रीजन, जिसमें सबसे पहला रीजन आएगा पूर्व टिफ्लोसर रीजन, फिर टिफ्लोसर रीजन, और सबसे लास्ट में पश्चिम टिफ्लोसर रीजन। ठीक है, उसके बाद में आपके रेक्टम और मलाशय और गुदा वाले पार्ट आ जाते हैं जो बड़ी आंत का हिस्सा होते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे, और इसमें आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा पार्ट कौन से खंड में पाया जाता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से होती है। प्रथम खंड पर होता है, जो देखने में अर्धचंद्राकार छिद्र के रूप में होता है और परितंड कहलाता है, जो भोजन का प्रवेश द्वार यहीं से होता है। पेरिस्टोमियम से ही भोजन का प्रवेश होता है। मुख गुहा, मुख गुहा में बात करें, ये मुख से शुरू होकर तीसरे खंड तक पाई जाती है। मुख गुहा भोजन को ग्रहण करते समय अंदर बाहर होती है, भोजन को ग्रसनी में पहुंचाती है। ग्रसनी क्या होती है, चौथे खंड में स्थित होती है। इसमें संयोजी ऊतक पाए जाते हैं और पेशी ऊतकों का जाल पाया जाता है, जिसमें लार ग्रंथि पाई जाती हैं, और इन लार ग्रंथियों की लार में श्लेष्मा और प्रोटीन को अपघटित करने वाले एंजाइम होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ग्रसिका आ जाती है। ग्रसिका 5वें से 8वें खंड तक फैली रहती है। इसमें किसी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता। ये भोजन को ग्रसनी से पेशड़ी तक पहुंचाती है, और पेशड़ी में बता चुका हूं ये पाई जाएगी आपके 8वें और 9वें खंड में, और इसका काम होता है भोजन को पीसना, भोजन को पीसना। अमाशय 9वें खंड से 14वें खंड तक फैला होता है, और अमाशय की भीतरी सतह में कई वलन पाए जाते हैं, और अमाशय की भित्ति में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो मिट्टी के ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करती है। तो किस में पाई जाएगी कैल्सीफेरस ग्रंथियां, अमाशय में पाई जाएंगी, जो मिट्टी के ह्यूमस अम्ल को क्या करती हैं, उदासीन करती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अमाशय के बाद में आ जाते हैं हम आंत पे। तो यह अमाशय से अधिक चौड़ी नलिका होती है, जो 15वें खंड से शुरू होकर अंतिम खंड तक फैली रहती है, आंत। ठीक है, और इसमें 3 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। टिफ्लोसर, पूर्व टिफ्लोसर रीजन, यह 15वें से 26वें खंड के बीच में स्थित होता है। इसकी आंतरिक भित्ति में छोटे छोटे रसांक और विलाई पाए जाते हैं, जो भोजन का अवशोषण करते हैं। हमारे आंत में भी क्या पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। छोटी आंत में सर्वाधिक पाए जाते हैं, और इन्हीं के द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। इसके 26वें खंड पर एक जोड़ी पार्श्व शंकु उभार पाए जाते हैं, जिसे आप बोलते हैं इंटेस्टाइनल सीका, जो हमने देखा था आंत पूर्व टिफ्लोसर रीजन में पाए जाएंगे, जिसका अग्रस्त सिरा बंद होता है, और ये 22वें और 23वें खंड तक फैले होते हैं। डायग्राम में आप वापस से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टिफ्लोसर रीजन है जो पूर्व और पश्चिम के बीच में होता है, और यह 27वें खंड से अंतिम 23वें 25वें खंड को छोड़कर शेष खंडों में होता है, जिसमें टिफ्लोसर कहते हैं। इसमें रसांकुर आकार में बड़े होते हैं, जिससे भोजन के अवशोषण की सतह बढ़ जाती है, इसमें और बढ़ जाएगी। ओके, ठीक है, अब आ जाते हैं पश्च टिफ्लोसर रीजन। यह 23वें खंड से 25वें खंड तक फैला रहता है, जिसे मलाशय भी कहते हैं। इसमें भित्तियां पतली होती हैं, इस भाग में टिफ्लोसर नहीं होता। यह क्षेत्र गुदा द्वारा बाहर खुलता है, और इसमें किसी प्रकार का अवशोषण नहीं होगा। इसमें सर्वाधिक होगा, उससे कम इसमें होगा, और इसमें बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब गुदा के द्वारा मलाद्वार यह शरीर के आखिरी खंड के पश्चिम छोर पर खुलता है, जिससे अपचित भोजन के पदार्थ और मिट्टी के कण छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकल जाते हैं, जिसे आप बोलते हैं वर्म कास्टिंग, कृमि कास्टिंग, और ये ही खाद के रूप में काम में आता है। ठीक है, एक बार वापस से डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले मुख से शुरू होता है, फिर मुख गुहा, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका। ग्रसिका कोई भी कार्य नहीं करती है पाचन का, लेकिन खाने को ये कहाँ से पहुंचाती है, पेशड़ी तक पहुंचाती है। पेशड़ी में पीसा जाता है खाने को। अमाशय में भी पाचन किया जाएगा। पूर्व टिफ्लोसर रीजन है ये, आप देखिए यहाँ पे इसमें बिलाई पाए जाएंगे, सूक्ष्मांकुर पाए जाएंगे। ठीक है, और अमाशय में ही आपकी ग्रंथियां पाई जाती हैं, कैल्सीफेरस ग्रंथियां, जिनके द्वारा ह्यूमस अम्ल को उदासीन कर दिया जाएगा। आंत सीका देखिए 22वें और 23वें खंड में पाई जाती हैं, और ये टिफ्लोसर रीजन में पाई जाएंगे, और इनका जो सबसे आगे वाला हिस्सा है वो कैसा होता है, बंद होता है। फिर लस्का ग्रंथियां हैं, ठीक है। फिर टिफ्लोसर रीजन है जो कहाँ खुलता है, गुदा में खुलता है। ठीक है, अब देखिए पाचन, देखिए मिट्टी के कणों के साथ कार्बनिक पदार्थों को मुख गुहा से खींचने के पश्चात भोजन ग्रसनी में पहुंचता है। ग्रसनी की लार में
म्यूसिन भोजन को नम एवं प्रोटीएस नामक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करने के लिए स्रावित होता है। जब भोजन ग्रसिका से होते हुए पेशड़ी में पहुंचता है तब पेशड़ी द्वारा भोजन को महीन करने के लिए इसको पीसा जाता है। तत्पश्चात भोजन अमाशय में पहुंचने पर अमाशय की भित्ति की कैल्शियम फेरस ग्रंथियां ह्यूमस अम्ल को उदासीन कर देती हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। आंत में भोजन पहुंचने पर आंत की भित्ति से पाचक रस जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज। लाइपेज किसका पाचन करेगा? वसा का करेगा। ट्रिप्सिन और पेप्सिन किसका करेंगे? पेप्टाइड का करेंगे, प्रोटीन का करेंगे। आंत में पाए जाने वाले सूक्ष्मांकुर और रसांकुर से भोजन के अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार आंत में पाचन और अवशोषण दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ठीक है। अब इसके पश्चात अपचित भोजन मिट्टी में कणों के साथ छोटी छोटी गोलियों के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है, जो कुंडलित ढेर के रूप में देखने को मिलता है। जिससे आप वर्मी कल्चर करते हैं तो उस टाइम पे ये गुलिकाएं होती हैं जिनका प्रयोग आप खाद के रूप में करते हैं। अब कृषि में महत्व देखें तो एक तो प्रलोभन और भोजन के रूप में कर सकते हैं, जैसे मछली पालन में। इसके साथ ही मछलियों, पक्षियों, मेंढकों, छुछुंदर, छिपकली, छोटे सांप के द्वारा भोजन के रूप में से खाया जाता है, जिससे प्रकृति का पारिस्थितिकी पर्यावरण बना रहता है। दूसरा, जैविक खाद के रूप में केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को क्या कर देते हैं? पूरित कर देते हैं, यानी पोली कर देते हैं, जिससे छिद्र बढ़ते हैं मिट्टी में, रंध्र बढ़ते हैं, जिससे आपके वायु का संचार अच्छे से होता है, जल का संचार अच्छे से होता है। तो इस कल्चर को कहते हैं वर्मी कल्चर। ठीक है। और जो खाद बनता है उसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। देखिए, इसकी पाचन क्रिया द्वारा कार्बन का CO2 नाइट्रोजन के जटिल यौगिक सरल यौगिक के रूप में बदल जाते हैं, जिसके कारण मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम होने से पौधों की जड़ें आसानी से इन तत्वों को पुनः ग्रहण कर लेती हैं। मृदा सुधारक के रूप में देखिए, मृदा में वायु संचार और रंध्र अवकाश बढ़ जाता है, जिससे मृदा की जल निकास व जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन इसकी भी कुछ खानियां आपको देखने को मिलेंगी, जैसे केंचुआ क्या होता है? परजीवियों के संकरण में मध्यस्थ का भूमिका निभाता है, जैसे फीता कृमि है, चूजों का टेप मर्म है, सुअरों के फुफ्फुसों का निमेटोड है। इनके लिए परपोषी के रूप में, मध्यस्थ के रूप में काम करता है। इसके अलावा मृदा में रंध्रावकाश बढ़ने से मृदा जल की निस्पंदन द्वारा हानि के साथ भूमि ज्यादा ढालू होने पर मृदा कटाव भी वहां पे देखने को मिल सकता है। केंचुए की कुछ जातियां पौधों के लिए नाशक जीव बन जाती हैं। कैसी बन जाती हैं? नाशक जीव। जैसे मलाबार में बात करें तो मलाबारिया, पेडुडिकोला और एफेनेस कैस्कस ओरिजिवोरस किस्म के केंचुए धान की जड़ों को हानि पहुंचाते हैं। इस प्रकार पान की बेल की जड़ों को कोयम्बटूर में फेरेटिमा एलानगेटा एवं दक्षिण भारत की अनामलाई की पहाड़ियों में इलायची के पौधों के तनों को पैरा एनिक्स की एक जाति क्षति पहुंचाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फायदा भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नुकसान भी करता है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। हमने थोड़े बहुत नुकसान देखे हैं। कुछ ही जातियाँ हैं जिनको ये नुकसान पहुंचाता है, कुछ रोग हैं जिनके संचरण में ये भूमिका निभाता है। या फिर मृदा को बहुत ज़्यादा पूली कर देगा तो वहाँ पे जल भराव की भी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके यूजफुल जो इफेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया है, जिससे आप अपने एग्जाम में बेसिक ब्रीफली सारे क्वेश्चन कर पाएँ। आई होप गाइज यू विल गेट इट। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।